Dear student, in this video we will discuss pseudo force. Before going to discuss pseudo force, we will discuss frame of reference. What is frame of reference? Frame of reference can be defined as the system of sets of coordinate by which we can decide whether a particle is at rest or in motion. तो इसको समझने के लिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। और कोई पार्टिकल है जिसका पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखा रहा है। तो टाइम के साथ अगर ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो पार्टिकल मोशन में होगा। अगर टाइम के साथ पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होगा, कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो पार्टिकल को रेस्ट में बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसका कोऑर्डिनेट कैसे होगा? तो कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से होगा, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा z कोऑर्डिनेट, सॉरी ये होगा x कोऑर्डिनेट, ये x नोट, और ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा z नोट कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x नोट, y नोट और z नोट। ये पोजीशन अगर चेंज करेगा तो पार्टिकल मोशन में होगा। टाइम के साथ अगर ये कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो पार्टिकल मोशन में रहेगा, नहीं तो रेस्ट में रहेगा। तो हम ये किसके मदद से जान रहे हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से जान रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सिस्टम ऑफ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है। अगर इसका वेलोसिटी की बात करें तो ये अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है तो इसको हम लिखेंगे dx नोट बाई dt आई कैप, dy नोट बाई dt j कैप और प्लस dz बाई dt ये हो जाएगा k कैप। तो यहाँ पर ये पोजीशन हो गया, उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल p, तो v x i कैप, v y j कैप और v z k कैप। तो चलिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ लिए, जिसको देखकर हम पता लगा सकते हैं, जिसके मदद से हम पता लगा सकते हैं कि पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट है। अगर ये चेंज नहीं कर रहा है तो पार्टिकल रेस्ट में होगा, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो तरह के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम और दूसरा को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो होता है, वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और इस फ्रेम में क्या होता है? एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और इसमें जो है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड भी जीरो होता है, लेकिन इसमें एंगुलर स्पीड जीरो नहीं होता है।
इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल क्या है? आपका क्लासरूम, आपका घर जिसमें रहते हो, आपका लैब, ये सब क्या है? इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन नहीं होता है, ये मूव नहीं करता है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल हो गया कार, एक्सेलरेटिंग कार। तो अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम क्यों कंसीडर करते हैं, जबकि अर्थ जो है वो रोटेटिंग फ्रेम है? तो हम जानते हैं जिस फ्रेम के पास नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंगुलर स्पीड होगा उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अर्थ के पास भी एंगुलर स्पीड है जो अपने एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता है, 24 आवर में 1 रोटेशन कंप्लीट करता है अपने एक्सिस के अबाउट में। तो ये फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल होना था, लेकिन इसको हम इनर्शियल फ्रेम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, ये मान लेते हैं सेंटर है, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो इसके पास टेंजेंशियल स्पीड v है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इसका एक रियल एक्सेलरेशन होगा, ये जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ACP। और ये क्या होता है? ये होता है v² r हो जाएगा। और हम जानते हैं v = ω/r हो जाएगा, तो इससे हमको ACP कितना आ जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ω² r। लेकिन ये जो एंगुलर स्पीड अर्थ का है वो बहुत छोटा होता है, नियरली जीरो होता है, मतलब जीरो के क्लोज होता है। तो छोटा नंबर का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, इसीलिए इसको निगलेक्ट करते हैं, नियरली जीरो मानते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फील बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नियरली जीरो। तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसीलिए अर्थ को हम क्या कंसीडर करते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक लिमिटेशन है जो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं काम करता है। का न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन can't be applied in non-inertial frame। ऐसा क्यों? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन F = ma को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगा सकते हैं, वहाँ कैलकुलेशन रॉन्ग आ जाएगा, वहाँ कंसेप्ट गलत हो जाएगा। कैसे? तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए इस सिचुएशन को देखते हैं। एक ट्रक है और इस पे एक कोई ब्लॉक है जो रेस्ट में है, और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है। ट्रक अचानक एक्सेलरेट करना शुरू किया आगे की तरफ, तो ये ऑब्जर्वर किस फ्रेम में हो गया? ये ऑब्जर्वर एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो गया। इसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? तो ऑब्जर्वर देख रहा है ये ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ आ रहा है, ये ए ही एक्सेलरेशन से पीछे आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये स्मूथ है। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन रहता तो ये हो सकता है पीछे की तरफ नहीं बढ़ पाता, या थोड़ा कम एक्सेलरेशन से आगे की तरफ, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ आता। लेकिन यहाँ फ्रिक्शन नहीं होने के कारण इसमें एक्सेलरेशन ए नज़र आ रहा है, तो क्या होगा? ये जाके ऑब्जर्वर का मुंह को तोड़ देगा, इस पे हिट कर जाएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कब आता है? जब उस पर फोर्स लगता है। तो यहाँ तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, ट्रक तो जा रहा है बेचारा अपने, तो ये इस पे एक फोर्स लग रहा है। तो अगर यहाँ पर हमको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है तो एक इमेजिनरी फोर्स लगाना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा इस एक्सीलरेशन के पीछे वाले डायरेक्शन में।
ठीक है। तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा सूडो फोर्स, तब जाके हम सॉल्व कर लेंगे। तो सूडो फोर्स का रियल में कॉज क्या है, क्यों हुआ यहाँ पर, इसको समझना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे उस बात को समझते हैं जो कि ये पीछे की तरफ क्यों जाता है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है। अगर हम अर्थ के किसी पॉइंट से बात करें तो वो ए पॉइंट पे था जब एक्सीलरेशन शुरू हुआ था। तो इसका सेल्फ इनर्शिया के कारण, इसके पास एक इनर्शिया होगा। इनर्शिया के कारण क्या होता है, पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है। शुरू में ये ट्रक रेस्ट में था या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाना चाह रहा था, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को यहाँ वेलोसिटी को छोड़ देते, यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट को लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये अपना रेस्ट में ही रहना चाहता था, किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर हमने फ्रिक्शन को लिया ही नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो उसको रोकेगा कौन, ये रेस्ट में ही रहेगा, तो यहीं पर रहना। और ये स्मूथ है तो ट्रक का ये ट्रॉली या ये फ्लोर जो है ये आगे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। दैट मीन ये ट्रक आगे की तरफ चल जाएगा, ट्रक जो आगे की तरफ बढ़ जाएगा और ये ब्लॉक यहीं पर रह जाएगा इसी पोजीशन पे। ट्रक कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि स्मूथ है। तो अगर इस पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देखेगा, यहाँ पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर, तो उसको लगेगा ये ब्लॉक जो है ए एक्सीलरेशन से पीछे की तरफ छूट रहा है। और ये खुद ये ऑब्जर्वर जो यहाँ पे था, इसके पास जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसमें इनफ फ्रिक्शन था, या बैठा हुआ था चेयर पे फिक्स चीज़ पे, तो इस पे भी सूडो फोर्स लग रहा है, तरफ ही एक्सेलरेट हो रहा है। वो अपना इनर्शिया को खो दिया है, इनर्शिया को खो दिया है, तो वो भी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो ये यहाँ पर ये ऑब्जर्वर भी कितना एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ए एक्सेलरेशन से जाएगा। दैट मीन ये ऑब्जर्वर, इसको हमने यहाँ लिख लिया, तो ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। तो ये ब्लॉक कितना एक्सेलरेशन से पीछे छूटता नजर आएगा, ए एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पर ये पीछे छूट रहा है, इस पर हम फोर्स लगा नहीं रहे हैं। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसमें एक एक्सेलरेशन आया पीछे की तरफ, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। और वो सूडो फोर्स क्या आ गया, मास टाइम एक्सेलरेशन। नेगेटिव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस एक्सेलरेशन के अपोजिट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। तो सूडो फोर्स क्या आ गया, माइनस ऑफ एम ए। वो किधर लगता है, पीछे की तरफ, फ्रेम के एक्सेलरेशन के पीछे की तरफ लगता है। सूडो फोर्स को कहाँ लगाना पड़ रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना पड़ रहा है। तो सूडो फोर्स का मेन काज क्या है, ब्लॉक जो है अपना ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है, तो वो ए के पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, तो वो यहीं पर रहना चाहेगा। लेकिन ट्रॉली आगे बढ़ जाएगा तो ट्रॉली पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर को लगेगा ये ए एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वो जीरो है उसका एक्सेलरेशन, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है। तो यही है सूडो फोर्स का कंसेप्ट, जो पीछे की तरफ लगता है, एक इमेजिनरी फोर्स है। यहाँ पर तो किसी ने फोर्स लगाया नहीं, ये खुद ब खुद एक्सेलरेट हो रहा है। ये एक्सेलरेशन का पता कब चल रहा है, जब एक्सेलरेटिंग फ्रेम वाला इंसान उसको देख रहा है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन इनफ रहता तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना होता, आगे की तरफ है, तो ट्रक भी ए एक्सेलरेशन से जाता, ये ऑब्जर्वर भी ए एक्सेलरेशन से जाता, और ये ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से जाता। सूडो फोर्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सूडो फोर्स को हम डिफाइन करते हैं। सूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये कोई फ्रेम है, इसमें कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस पे अगर इसमें एक्सेलरेशन ए आया तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, और ये सूडो फोर्स क्या हो जाएगा, इस फ्रेम का एक्सेलरेशन
के इक्वल टू एक एक्सीलरेशन होगा जिसको बोलते हैं सूडो एक्सीलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो माइनस ए हो जाएगा। तो इसीलिए सूडो फोर्स को हम लिखेंगे माइनस ऑफ एम ए। ए क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। ए इज एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये कोई लिफ्ट है, इसमें एक वेट मेजरिंग डिवाइस है जो डॉक्टर वगैरह मेजर करता है, और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 5 kg है, और इसमें एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, और ये लिफ्ट जो है ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑब्जर्वर को लग रहा है, ये मशीन जो बता रहा है, ये मशीन बता रहा है इसका वेट जो है वो 50 kg से ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन 50 kg इसका वेट जो है 50 न्यूटन से ज़्यादा हो रहा है, जबकि इसका रियल वेट 50 न्यूटन होना चाहिए, लेकिन ये मशीन जो है बता रहा है ये 50 न्यूटन से ज़्यादा है। तो ज़्यादा का कैसे हो गया? इसको तो 50 होना चाहिए। तो यहाँ पर सूडो फोर्स लग रहा होगा। कैसे लग रहा होगा? तो सूडो फोर्स फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट में लगेगा। तो फ्रेम ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे में। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। इसको हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। इस लिफ्ट वाले फ्रेम से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो लिफ्ट के फ्रेम से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। वेट भी किधर लगेगा? नीचे की तरफ mg। और मेजर कौन देता है मशीन को? वो नॉर्मल फोर्स कितना लगा रहा है मशीन पर। मशीन पर जितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा वही मेजर देगा वेट का। और इसको ये इक्विलिब्रियम में लग रहा है। इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक क्या लग रहा है? रेस्ट में लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका भी एक्सीलरेशन उतना ही है, तो टोटल चीज़ों का भी एक्सीलरेशन लिफ्ट में सेम है, तो इसीलिए इसको ये इक्विलिब्रियम में लग रहा है इसके फ्रेम में। तो टोटल फोर्स 0 होगा तब नहीं ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? 0। तो n माइनस एफ पी माइनस एम जी इक्वल टू कितना लिखेंगे? 0। तो यहाँ पर n इक्वल टू हो गया एफ पी प्लस एम जी, और सूडो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये हो गया a प्लस जी, दैट मीन 5 इंटू 3 प्लस 10 65 न्यूटन लग रहा है। 50 न्यूटन से ज़्यादा वेट लग रहा है। तो मशीन सही बता रहा था। क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पर सूडो फोर्स लग रहा है। ये इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर इनर्शियल फ्रेम रहता तो ये 50 न्यूटन ही मशीन इसका वेट को मेजर करता। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट से सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो कैसा होगा? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए उसी प्रॉब्लम को हम ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्राउंड वाला इंसान को लगेगा जी ब्लॉक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो किसके इक्वल टू होगा? वो हो जाएगा वेक्टर डिफरेंस ऑफ वेट एंड नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगा। दैट मीन n माइनस एम जी इक्वल टू नेट फोर्स। तो नेट फोर्स किसका निकाल रहे हैं? इस ब्लॉक का। तो इसका मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना फ्रेम का एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर n को हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम जी या प्लस एम ए। तो यहाँ पर भी g प्लस ए हो रहा है। दैट मीन 5 इंटू 10 प्लस 3, ये भी 65 न्यूटन हो गया। तो सेम आंसर आ रहा है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं। ये कोई डिस्क है जो एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और ये इसका सेंटर है। इससे x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल या कोई कॉइन्स है
जिसका मास m है, तो ये इस रोटेटिंग सरफेस पे, रोटेटिंग फ्रेम में रहने के लिए इसमें कितना मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए जो ये सूडो फोर्स के कारण ये बाहर की तरफ नहीं जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इसका रियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है टुवर्ड द सेंटर, रियल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन के कारण इस पर क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो ये सूडो फोर्स इसको बाहर फेंक सकता है, खींच सकता है। तो इसको रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फ्रिक्शन लगाएगा जो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा, ये फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में और सेंट्रीपिटल फोर्स, सूडो फोर्स बाहर की तरफ होगा। तो इसको अगर यहाँ पर रहना है तो कम से कम कितना फ्रिक्शन होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है माइनस Fp। तो इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स और सूडो फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल टू होगा। ये क्यों होगा इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर म्यू एस को मिनिमम लेना है तो एफ को मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो एफ मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, म्यू इंटू एन बोलते हैं, म्यू एस इंटू एन। तो हम यहाँ पर एफ इक्वल टू एफ पी लिखेंगे, और इसी को अगर हम लिखें तो म्यू एस इंटू एन इक्वल टू एम ए लिखेंगे सूडो फोर्स को। और ये नॉर्मल फोर्स है, तो नॉर्मल फोर्स किसका चाहिए, ये डिस्क का पार्ट यहाँ पे था, सॉरी इस पे रोटेट हो रहा था, तो यहाँ पर इसका मास m है कॉइन का। तो म्यू एस इंटू क्या लेंगे एम जी इक्वल टू क्या लेंगे एम ए। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और तो हमको आ रहा है ये म्यू एस, एम तो कट गया था, g इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, और v इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर बटा आर, ये होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो देयरफॉर म्यू एस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। तो कम से कम कितना कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए जो सूडो फोर्स को रोक सके। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि ये कोई वेज है, इस पे एक ब्लॉक जिसका मास m है रखा हुआ है, और ये स्मूथ सरफेस है, तो कितना इस पे एक्सीलरेशन लगा है, पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा ताकि पीछे की तरफ नहीं लगाना पड़ेगा इसका एक्सीलरेशन इधर कितना देंगे जिसको सूडो फोर्स रोक ले, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, इस पीछे की तरफ लगेगा, और इसका वेट किधर लगेगा एम जी नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ये थीटा है तो नॉर्मल फोर्स के लिए ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी कोस थीटा। तो ये नॉर्मल फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, तो इसका तो कोई काम नहीं है। अब अगर ये थीटा है, ये पैरेलल है, तो ये भी इसका पैरेलल होगा, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा एफ पी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब जो है इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जितना फोर्स का वैल्यू इसका है उतना इसका होना चाहिए, दोनों के इक्वल है, अपोजिट होना पड़ेगा। तो दैट मीन एफ पी cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और एफ पी सूडो फोर्स है एम ए cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, और ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये एम एम कट जाएगा, ए को रोक लेंगे तो उधर जाके cos थीटा डिवाइड करेगा तो टेन थीटा हो जाएगा।
तो इतना एक्सेलरेशन से इसको पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा, तब ये ब्लॉक पीछे के नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।